अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, माय व्यूवर्स, माय लिसनर्स। आज जो मैं अपनी नावल लेकर आई हूँ इसका नाम है असीरे इश्क और इसको लिखा है सैयदा अमरुल बनीन नकवी। माजरत अगर मैं नाम गलत ले रही हूँ तो मुझे यही समझ में आ रहा है, और अगर मैं गलत हूँ तो प्लीज़ मुझे सही नाम की प्रोनाउंसिएशन मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। यह है तो कंप्लीट नावल, लेकिन माजरत मेरे पास टाइम की कमी के बाइस मैं आपको पूरा नावल एक ही गो में नहीं सुना सकती, तो ये इसको मैं आपको किस्तों में ही पेश करूंगी। तो आइए अपना आज का नावल शुरू करते हैं। इसकी फर्स्ट एपिसोड है। छोड़ो मुझे जाने दो प्लीज। वो रो रही थी, चिल्ला रही थी, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? कौन हो तुम? क्यों पकड़ के लाए हो? मुझसे क्या चाहते हो? वो गिड़गिड़ा रही थी एक सफाफ इंसान के सामने जो जमीन का खुदा बन के बैठा था। देखो मेरे पास कुछ भी तो नहीं है, बस एक इज्जत के सिवा। प्लीज मुझे जाने दो, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। सामने वाला इंसान कोई इंसान तो ना था जिसे रहम आ जाए। इसने जैसे ही आगे बढ़कर उसका स्कार्फ खींचा, एक जोरदार चीख गूंजी और इस जबरदस्त चीख ने उसकी नींद खोल दी। ओह शुक्र है, ये ख्वाब था। काफी अरसे से ये ख्वाब आ रहा था, लेकिन किसको बताती, दुखों की मारी। एक तरह से मुस्कुराहट से इसने अपना सर झटक दिया। आज भी हस्ब मामलों से घर के काम करने थे, ताने सुनने थे। एक लंबी सांस लेती, अपने बालों का जूड़ा बनाती, वो उठी और फ्रेश होने के लिए चली गई। आलिम, ये बास्टर्ड, मैंने तुम्हें एक काम कहा था, तुमसे वो ना हो पाया। आखिर तुम कब समझोगे? तुम्हारा दिमाग कहाँ सोया होता है? कब समझ आएगी तुम्हें? वो अपनी सेक्रेटरी को गुस्से से कह रहा था। आलिम अपने बॉस को इतने गुस्से में देखकर पसीने में शराबूर हो गया। अब तो मेरी खैर नहीं। या अल्लाह, आज मेरे बॉस बख्श दें। अभी वो सोच ही रहा होता है कहाँ सो गए। अब एक सेकंड से पहले अपनी शक्ल गुम करो और दफा हो जाओ, और आज की सब मीटिंग्स कैंसिल करवाओ, मैं खुद आ जाऊंगा। जी सर, वो हकलाता बस इतना ही कह सका, फौरन कमरे से निकल गया और बाहर आके सुख का सांस लिया। जजील शाह, दुनिया का माना तरीन बिजनेस टाइकून, सरगन होल्डिंग शाह कंपनीज का मालिक। हजारों लड़कियां इसे अपना आप सौंपने के लिए तैयार होती, लेकिन इसे ऐसी लड़कियों से सख्त नफरत होती जो गैर महरम को अपना आप सौंप देती। इसे किसी भी लड़की में दिलचस्पी नहीं होती। मोहब्बत लफ्ज पे तो यकीन नहीं होता जजील शाह को। अगर इसे किसी लड़की से मोहब्बत हुई तो वो मोहब्बत नहीं, उसका जुनून होगा। शायद वो लड़की इसकी शिद्दत बर्दाश्त ही ना कर सके। अरे वो लड़की, एक चाय का कप तुझसे मांगा था, तुमसे वो भी न लाया गया। अम्मा, मैं पहले ही कह रहा हूँ, यूनिवर्सिटी जाके इसका दिमाग 7 आसमानों पर पहुंच गया है। अगर कहूँ तो दिमाग सेट कर दूं इसका। इब्रार अपनी घटिया और हवसज़दा नजर इस पर काटते हुए बोला, बस कर दे इब्रार, कजन है तेरी मरहूम फुप्पो की बेटी है। अगर तूने ऐसी वैसी हरकत की तो मुझसे बुरा कोई ना होगा, समझा? ये बात अपने इस छोटे से दिमाग में बैठा ले। अगर इसे तेरी वजह से कुछ हुआ, इस कलमुही ने तो मर जाना है। हम दुनिया को क्या मुंह दिखाएंगे? चाय, वो हकलाती जबान से इब्रार को चाय देती है। इब्रार इसके हसीन सरापे को बड़ी गौर से देखता है। मोमानी जान, मैंने नाश्ता बना दिया है, बाकी काम भी खत्म कर दिया, मैं यूनिवर्सिटी चलती हूँ, अल्लाह हाफिज। शीरी अपना बैग संभालती निकल गई। आलिम, जल्दी से गाड़ी निकालो, आज मुझे खुद यूनिवर्सिटी जाऊंगा। आलिम ने इसकी बैग फॉर्च्यूनर निकाली और फ्रंट सीट का दरवाजा खोला। जजील शाह जल्दी से अपनी फॉर्च्यूनर में बैठा और यूनिवर्सिटी की तरफ रवाना हुआ। गाड़ी इस्लामाबाद की मशहूर यूनिवर्सिटी नर्स के सामने आकर रुकी और वो शाहाना चाल, शानदार वजाहत लिए गाड़ी से उतरा। आधी लड़कियां तो उसे वहीं देखकर ही दिल दे चुकी थी। जजील शाह एक कान से सुनने के लिए यूनिवर्सिटी के मेन गेट के कॉर्नर पर खड़ा था कि खूबसूरत निस्वानी आवाज इसकी समातों से टकराई। पहले तो इग्नोर किया, फिर जब इसकी मासूम इल्तिजा सुनी तो इसे मजबूरन इसकी तरफ मुतवज्जा होना पड़ा। अभी मैं रक्शे से उतरी थी, घड़ी पर टाइम देखा। उफ अल्लाह, पूरे 20 मिनट लेट। अब तो सर मुझे निकाल देंगे। अलमिया प्लीज मुझे आज सर विजदान से बचा लेना। आप मेरे प्यारे अलमिया हो ना, मैं पक्का ब्लेड नहीं होंगी, बस आज इस ड्रैकुला से बचा लेना। सर वजदान ने मुझे पहले ही लास्ट वार्निंग दी थी और आज वो दोबारा लेट। पिंकी प्रॉमिस, अब मैं नहीं लेट होंगी। शीरी राना दुनिया से बेगाना आसमान की तरफ रुख करके अपने अल्लाह मियां से इल्तिजा करती है, ये जाने बगैर कि कोई इसकी ये मासूम इल्तिजा बड़ी गौर से सुनता है। इतनी प्यारी भी किसी की मुस्कुराहट होती है, वो बस सोचकर ही रह गया। मुस्कुराहट के बाद जहाँ इसकी नजर अटकी वो उस लड़की की चमकती हुई लौंग थी जो धूप में काफी चमक रही थी। पहले तो जजील शाह इस आला स्टैंडर्ड की यूनिवर्सिटी में इस सादा सी लड़की जिसने शलवार कमीज के साथ ब्लैक हिजाब लिया हुआ था देखकर काफी हैरान हुआ।
फिर हुस्न के मुकम्मल मुजस्समे को देखकर मिसमराइज भी हुआ। फिर अपने ख्याल को झटकता कॉल सुनने लगा। इतने में आलम ने उसे मुखातिब किया। इसका इर्तिकाज टूटा और आलम के बुलाने पर इसकी तरफ देखने लगा, लेकिन इसका दिल कहीं बेचैन था, नजरें किसी को ढूंढ रही थी। वो तो जा चुकी थी किसी मगरूर शहजादे का मिसमराइज करके। कौन थी, कहाँ से आई थी वो, क्या नाम था? बड़े बड़े कदम उठाती यूनिवर्सिटी के कॉरिडोर से गुजर रही थी। ये वो रास्ता जल्दी जल्दी तय कर लेना चाहती थी। अल्लाह अल्लाह करके आज उसकी क्लास भी आ ही गई सामने। मास्टर्स फर्स्ट ईयर का बोर्ड लगा था। वो बड़े फील के साथ क्लास का दरवाजा खोलने के लिए हाथ बढ़ा चुकी थी। साथ ही दिल में बहुत सी दुआएं भी कर रही थी। सामने सर वजदान लेक्चर देने में मसरूफ थे कि दरवाजे की चरचराहट से सर का इर्तिकाज टूटा। क्लास में तकरीबन सभी स्टूडेंट्स मौजूद थे। दरवाजा खुलने की चरचराहट की वजह से सब स्टूडेंट्स ने पलट कर दरवाजे की जानिब देखा। दरवाजा खुलते ही इसके चेहरे पर मौजूद मुस्कुराहट की जगह शर्मिंदगी ने ले ली। तो मिस शीरी, आज फिर मामूल के मुताबिक लेट हैं। आपको मैं पहले भी 2 दफा वार्निंग दे चुका हूँ। सब स्टूडेंट्स इसकी तरफ मुतवज्जा थे। शीरी का दिल चाहा सब स्टूडेंट्स की आंखें निकाल दे जो सब घूर घूर कर देख रहे हैं। वो सर अब पक्का लेट नहीं होंगी। सॉरी मिस शीरी, आप क्लास में दाखिल नहीं हो सकती। आप क्लास से बाहर खड़ा हो जाए। शीरी की तुम मानो जैसे 14 तबक रोशन हो गए। इतनी बेइज्जती। दिल ही में सर से बदला लेने का सोची क्लास से बाहर खड़ी हो गई। जी तो प्रोफेसर मुस्तफा, मैंने जो काम कहा था वो हुआ कि नहीं? वो इस वक्त यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर मुस्तफा के सामने बैठा अपने नए प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कस कर रहा था। जी शाह साहब, हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं ऐसे स्टूडेंट्स ढूंढने की जिस पर हम आपकी दी हुई चैरिटी खर्च कर सकें। ऐसे स्टूडेंट्स जो इस चैरिटी के पूरे हकदार हों और स्कॉलरशिप पर बाहर भेजा जा सके इन्हें। वेल डन मुस्तफा साहब, बस ऐसे ही काम करें। हमें ऐसे स्टूडेंट्स ढूंढने हैं जो इस चैरिटी के पूरे हकदार हों। सर वजदान की क्लास खत्म हुई। क्लास से निकलने के बाद सर वजदान की नजर बाहर खड़ी शीरी पर पड़ी तो साथ ही स्टाफ रूम की तरफ जाने का कह दिया। सर मे आई कम इन? शीरी सर मुस्तफा से इजाजत लेती अंदर दाखिल हुई और एक साइड पर खड़ी हो गई। सर वजदान थोड़ी देर बाद जब सर मुस्तफा के पास आए तो जजील शाह को देख के सरप्राइज हुए। जजील, तुम यहाँ कैसे आना हुआ तुम्हारा? जजील शाह भी इतना ही सरप्राइज था वजदान को देख ले। व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज, तुमने बताया नहीं तुम अब इस यूनिवर्सिटी में जॉब करते हो? जजील ने खफगी से पूछा, लेकिन तासुरात में कोई फर्क न आया। वैसे ही सख्त तासुरात लिए वजदान से इसकी मसरूफियत का पूछ रहा था। साइड पर खड़ी शीरी का खून खौल रहा था। खड़ूस कहीं का, मुझे यहाँ खड़ा करके खुद खुशगपियों में मसरूफ है। बेटा सर देखना अब मैं कैसा बदला लेती हूँ। पता नहीं क्या बुरे बुरे अलकाबात बोले जा रही थी। अचानक सर वजदान ने इसकी तरफ देखा और मुस्तफा से शिकायत लगाई। सर मुस्तफा, ये मास्टर्स फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट रोजाना लेट आती हैं और इनकी वजह से क्लास डिस्टर्ब होती है। मैं पहले भी वार्निंग दे चुका हूँ, लेकिन आज फिर लेट आई हैं। जजील शाह मोबाइल के साथ लगा एक इम्पोर्टेंट मेल सेंड करने में बिजी था जब वजदान की नजर शीरी पर पड़ी और फौरन से पहले सैयद मुस्तफा को इसकी शिकायत लगाई। सर अब पक्का मैं लेट नहीं होंगी। अब मैं पूरा ख्याल रखूंगी, कोई शिकायत का मौका नहीं दूंगी। प्लीज गिव मी लास्ट चांस। गुस्से से लाल पीली अपनी आप को कंपोज करती इल्तिजाई अंदाज में शीरी बोली। ओके मिस, इट्स लास्ट वार्निंग फॉर यू। नेक्स्ट टाइम बी केयरफुल। नाउ यू कैन गो। सर मुस्तफा अपनी प्रोफेशनल अंदाज में बोले और जाने का कह दिया। थैंक यू सर। जजील शाह अपनी मेल सेंड करके अभी फारिग ही हुआ था कि जानी पहचानी आवाज इसके कानों से टकराई और फौरन से पहले ना चाहते हुए भी शीरी की तरफ देखा। शीरी मुस्कुराती हुई सर मुस्तफा को जवाब दे रही थी जब जजील शाह एक दफा फिर उसकी नाक में चमकती लौंग में खो गया। क्या हुआ, तुम कहाँ खो गए? वजदान इसे अपने ख्याल में खोया पाया तो इससे पूछने लग गया। नहीं कुछ नहीं, बस ऐसे ही। अपने आप को कंपोज करता वो वहां से उठा और फौरन इससे पहले बाहर निकल गया। लेकिन दिल अभी भी धड़क रहा था। एक सादा सी हिजाबी लड़की के लिए शायद दिमाग ये बात मानने से इनकारी था। समझते हैं क्या है खुद को सर वजदान, है तो ड्रैकुला, जब देखो मेरी बेइज्जती करते रहते हैं। क्या था, बस 20 मिनट ही तो लेट हुई थी ना। सर वजदान को बुरे बुरे अलकाबात से नवाजती वो जल्दी वहां से निकल जाना चाहती थी। अभी वो अपने डिपार्टमेंट के पास पहुंची ही थी कि अचानक किसी से जोरदार टक्कर हो गई। आए हाय, एक मसला हल नहीं होता दूसरा आटा पकता है। शीरी अपना सर पकड़े जो मुंह में आया बोली जा रही थी। सामने वाला भी बड़ा ही कोई ढीठ और बदतमीज था। ऐ लड़की, देख के नहीं चल सकती या तुम्हें अरमान मलिक से टकराने का बहुत शौक है? शीरी ने जैसे ही नजरें उठा के देखा, पहले तो इसे इसकी हालत देखकर खौफ महसूस हुआ। अजीब गुंडे हो तुम जैसे गुंडे से मैं भला क्यों टकराने लगी? बॉस
माल अच्छा है। अरमान मलिक के दोस्त अहमद ने हवस भरी नजरों से देखते हुए अरमान को कहा। अरमान ने भी कमीनी मुस्कुराहट इसकी तरफ उछाली। बुलबुल तो बहुत बोलती है। अरमान को ऐसी ही बुलबुल बहुत भाती है, जो हुस्न रखने के साथ साथ ऐसी जबान भी रखती हो। और जल्दी से शीरी की कलाई थामी। छोड़ो मेरा हाथ, घटिया इंसान, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरा हाथ पकड़ने की? ये हाथ छोड़ने के लिए नहीं थोड़ी पकड़ा है मेरी जान। हम तो अब इस खूबसूरत हाथ को कभी ना छोड़ें। और देखते एक जोरदार थप्पड़ की आवाज चार सू गूंजी। किसी भी लड़की को हाथ लगाने से पहले इस थप्पड़ को याद रखना। पता नहीं कहां से आ जाते हैं घटिया लोग। ये कहते साथ ही वो वहां रुकी नहीं और अरमान मलिक को गुस्से में तिल मिलाता छोड़कर आगे बढ़ गई। यू बिच, ब्लडी बास्टर्ड, 2 टके की लड़की, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई अरमान मलिक को थप्पड़ मारने की? अब छोड़ूंगा नहीं तुम्हें, ऐसी सजा दूंगा तुम याद रखोगी, अपने आप से तुम पनाह मांगोगी। जस्ट वेट एंड वॉच। अहमद, ये लड़की कल मुझे मेरे फार्म हाउस में चाहिए। इसे तो मैं इसकी औकात याद दिलाऊंगा। आपके अरमान मलिक को थप्पड़ मारने का नतीजा क्या होता है? अरमान अहमद को कहता आगे बढ़ गया। यार कहाँ थी तुम? तुम्हें मैं कब से ढूंढ रही हूँ। सरवजदान की क्लास के बाद मैं तुम्हें पूरी यूनिवर्सिटी में ढूंढ चुकी हूँ। कहाँ गायब हो गई थी तुम? अरमान ने इरम ने आते ही इससे सवालों की लाइन लगा दी। और तुम्हारा मुंह इतना लाल क्यों हो रहा है? कौन सा महाज पर गई हुई थी? कुछ नहीं यार, बस किस्मत ही खराब है। सरवजदान को छोड़ना नहीं, अब मैं जरूर बदला लूंगी। हद हो गई यार, बस मौका चाहिए होता है सर को मेरी बेइज्जती करने का। पता नहीं कौन सी दुश्मनी निकाल रहे हैं। फिर सुबह से अब तक होने का जो भी वाकया था इरम के सामने पेश किया। व्हाट आर यू मैड? मतलब तुमने अरमान मलिक को थप्पड़ लगाया है? यार तुम्हें पता भी है वो गुंडा है एक नंबर का। यार तुम पागल हो, वो तुमसे बदला जरूर लेगा। लेकिन उसने मेरा हाथ पकड़ा था, मैं कैसे बर्दाश्त करती कि एक नामहरम मेरा हाथ पकड़े? जो करता है करे, देख लूंगी मैं इस घटिया इंसान को। लेकिन हकीकत में वो भी इरम की बातों से अंदर ही अंदर डर गई थी। अच्छा छोड़ो यार, आओ कैंटीन चले, मुझे तो बहुत भूख लगी है। उफ। हाँ नजीज, क्या खबर लाया है इस जजील शाह की? आजकल सुना है बड़ी चैरिटी करता फिर रहा है। जी बॉस, यूनिवर्सिटी में काफी पैसे देके आया है वो, ताकि गरीब बच्चों को स्कॉलरशिप पर बाहर भेजा जा सके। नजीर ने इसे सारी बात बताई। वसीम मलिक इस वक्त नाइट क्लब में मौजूद, हाथ में शराब लिए आगे पीछे लड़कियों के साथ नाजीब हरकत करने में मसरूफ था और साथ साथ नजीर इसे जजील शाह की कब्र से रोशनास भी करवा रहा था। अच्छा वाह, आज तो कीड़े मकोड़ों को भी चैरिटी का शौक चढ़ा है। 2 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। लेकिन इसका ये प्लान हम फ्लॉप करवाएंगे। जो लड़की स्कॉलरशिप के लिए बाहर जाएंगी, इन्हें वहां से तेज तपती धूप में वो मरे मरे कदम उठाती यूनिवर्सिटी से घर की जानिब रवाना थी। आज का वाकया इसके जहन में घूम रहा था। इस सब वाकये को सोचते हुए एक आंसू इसके लाल फूले हुए गाल पर फिसला। क्यों चले गए आप मामा पापा मुझे इस दुनिया में अकेला छोड़कर? देखिए मैं अकेली हो गई हूँ। देखिए आपकी शीरी इस भरी दुनिया में अकेली है। प्लीज मुझे भी तो साथ ले जाएं अपने साथ। मामा बाबा, जिंदगी बहुत कठिन है मेरे लिए। मौत सजा नहीं होती, बाप के बगैर इस भरी दुनिया में जिंदगी बसर करना सजा है। ये सब बातें कहते कहते उसके गाल पर दूसरा आंसू फिसला। चलते चलते जब थक जाती है तो एक दरख्त के साए के नीचे सांस लेने के लिए रुकती है। परेशान क्यों होती हो तुम शीरी? क्या तुम्हें अपने अल्लाह पे यकीन नहीं? ये इम्तिहान भी तो बस अल्लाह अपने नेक और गर्विता बंदों से लेता है, जो इस कठिन और मुश्किल वक्त में सब्र और उम्मीद का दामन हाथ से नहीं छोड़ते और अपने अल्लाह पर कामिल यकीन रखते हैं। वही तो असल में कामयाब होते हैं। इन्हीं के लिए तो अल्लाह ने जज़ाए खैर की नवीद सुनाई है। बुरे काम करने वाले को तो अल्लाह ने रस्सी ढीली छोड़ी होती है, जो चाहे करें दुनिया में। लेकिन जब अल्लाह ऐसे लोगों की रस्सी खींचते हैं तो फिर तौबा का मौका भी नहीं मिलता। ऐसे लोगों को इसका ज़मीर उसे तसल्लियां दे रहा था, समझा रहा था कि सब्र का दामन को बस थामे रखो। बहुत हद तक वो बेफिक्र भी हो गई। उसे उम्मीद थी अल्लाह जो करते हैं बेहतरी के लिए करते हैं। इसे अब साबित कदम रहना था। फिर हल्का सा मुस्कुराकर घर की तरफ रवाना हुई, जहां तक बातों के सिवा इसे कुछ नहीं मिलना था। तकरीबन 15 मिनट बाद वो घर पहुंची, जहां सामने मुमानी समिया बेगम चारपाई पर बैठी पान मुंह में दबाए शीरी का इंतजार कर रही थी। तो आ गई मोहतरमा, महारानी को तो बस मौका चाहिए होता है घर से बाहर निकलने का। ये पढ़ाई और यूनिवर्सिटी तो बस बहाना है। अरे वो लड़की क्यों हमारे पैसे जाया करवा रही हो? मैं तो कहती हूँ छोड़ो पढ़ाई और घरदारी संभालो। पढ़ाई करके कौन सा तुम्हें कोई शहजादा मिल जाना है। समिया बेगम शीरी के आते ही शुरू हो गई। मुमानी जान, मैं आपके पैसे नहीं जाया कर रही, मैं अपनी मेहनत और स्कॉलरशिप पर पढ़ रही हूँ। शीरी ने नॉर्मल लहजे में अपनी मुमानी को याद करवाया। अरे वाह, मनुस्मारी की तो बड़ी जबान चलने लग गई है।
पर लग गए हैं मोहतरमा को, आ लेने दो तुम्हारे माम को। कहती हूँ नजीर को कि इसकी पढ़ाई छुड़वाए और कोई 2 कौड़ी का रिश्ता देख के ब्याह दे, इससे पहले कोई चांद चढ़ाए, कहीं मुंह काला करके आ जाए और हम किसी को मुंह दिखाने के काबिल ना रहे। शीरी अपनी इतनी बेइज्जती पर तिल मिला के रह गई। दिल क्या जमीन फटे और वो नीचे समा जाए। आंसू का पंधा गले में कहीं अटक गया था, लेकिन फिर बर्दाश्त करती और किचन में चली आई। दोपहर के खाने की तैयारी करने में मसरूफ हो गई। आलम, मुझे आज इस लड़की की डिटेल्स अपने टेबल पर चाहिए। गॉट इट, यू हैव ओनली 1 hour, नाउ यू कैन गो। जजील शाह आलम को ऑर्डर देता बगैर इसका जवाब सुने ऑफिस से निकल गया और सड़क पर इधर उधर गाड़ी भगाने लगा। कौन है वो, क्यों आती है मेरे ख्याल में? जजील शाह, मान जाओ, तुम्हें उससे मोहब्बत हो गई है। दूर कहीं दिल ने उसे कहा, नो नेवर, आई डोंट लव हर, डैम इट। लेकिन दिमाग ये बात मानने से इनकारी था। मैं इससे मोहब्बत नहीं करता, बल्कि मैं तो किसी लड़की से मोहब्बत नहीं कर सकता। आई एम जजील शाह, द ऑनर ऑफ सॉर्गन होल्डिंग शाह कंपनीज। मैं किसी आम सी लड़की से मोहब्बत नहीं कर सकता। जजील शाह ने गुस्से में गाड़ी के स्टीयरिंग पर हाथ मारते हुए कहा, समझे तुम, मुझे इससे मोहब्बत नहीं। दिल ने फिर आवाज दी, मान जाओ जजील शाह, तुम्हें इस सादा सी लड़की और इसके नाक में चमकती लौंग से मोहब्बत हो गई है। दिल और दिमाग में जंग जारी थी। दिल कहता था इससे मोहब्बत हो गई है, लेकिन दिमाग ये बात मानने से इनकारी था। लेकिन देखना यह था कि इस जंग में जीत किसकी होती है, दिल की या दिमाग की। तकरीबन 1 घंटा वो ऐसे ही सड़क पर गाड़ी भगाता रहा कि अचानक फोन पर बजती मुसलसल रिंग से होश में आया। हेलो हेलो, जजील शाह इज स्पीकिंग। सर, जो आपने फाइल का कहा था वो रेडी है और आपकी टेबल पर पड़ी है, आलम ने इसे तफसील से आगाह करते हुए कहा। ओके आलम, आई एम जस्ट कमिंग। फिर जजील शाह फोन बंद करता हुआ अपने ऑफिस की तरफ रवाना हुआ। तूने अरमान मलिक को हाथ कैसे लगाया? तेरी तो औकात में अब याद दिलाऊंगा तुझे, 2 कौड़ी का कर दूंगा तुझे, ऐसी सजा दूंगा कि अपने आप से नफरत होगी तुझे। अरमान मलिक आज के वाकई को याद करता हुआ हाथ में शराब लिए गुस्से में अहमद को बोल रहा था। अहमद, मुझे बहुत जल्द वो लड़की अपने फार्म हाउस पे चाहिए, आई समझ? ओके अरमान, हम बहुत जल्द इस लड़की को इसकी औकात याद दिलाएंगे, जस्ट रिलैक्स। इसकी हिम्मत भी कैसे हुई तुम्हें यानी अरमान मलिक को थप्पड़ लगाने की? अहमद ने भी कमीनगी से और उसके हसीन सरापे को अपनी आंखों के सामने लाते हुए जल्दी पर तेल का काम किया और अरमान मलिक के गुस्से को हवा दी। फिर दोनों इससे बदला लेने का सोच के शराब जैसी हराम चीज को अपने अंदर उंडेलने लगे। इब्रार जैसे ही घर आया, घर में सन्नाटा देखकर थोड़ा खटका, फिर किचन से आती आवाज पर किचन में चला गया। सामने शीरी हल्की गुलाबी शलवार कमीज पहने, इसके साथ ही हल्का गुलाबी दुपट्टा लिए किसी गुलाबी फूल से कम न लग रही थी। इसका चेहरा गुलाबी रंग में गुलाबी गुलाबी लग रहा था। हाय हाय, आज तो जानिमन बहुत रूप चढ़ा है, हम तो आज जान से गए, इब्रार ने कमीनगी से कहते हुए शेल्फ पर पड़ा सेब मुंह पर डालते हुए कहा। शीरी ने जब पीछे मुड़कर देखा तो इब्रार को कमीनी मुस्कुराहट मुंह पर सजाए और घटिया अल्फाज मुंह से अदा करते देखकर घबरा गई। कुछ चाहिए आपको इब्रार भाई? शीरी ने फौरन अपने आप को कंपोज करते हुए कहा। यार भाई तो ना कहा करो, हम तो कुछ और ही सोच रहे हैं और तुम्हें अपना बनाने के लिए। और इब्रार ने आंख मारते हुए शीरी को कहा। क्या मतलब आपका? शीरी इसके इतना करीब आने पर घबराई। इससे पहले कि वो इब्रार को कुछ कहती, पीछे ही समिया बेगम आ गई। अरे वो इब्रार, तू यहाँ क्या कर रहा है? समिया बेगम गुस्से से इब्रार को बोलती हुई इसके सामने खड़ी हुई। कुछ नहीं, हिम्मा बस शीरी को कह रहा था कि 1 गिलास पानी का ला दो। इसने नहीं ला के दिया तो मैं खुद ही आ गया किचन में पानी लेने। अब मैं चलता हूँ। तुम मेरे बेटे पर डोरे डाल रही हो ना, ताकि तुम इससे शादी करके इस घर में ऐश कर सको। इब्रार के जाने के बाद समिया बेगम उस पर बरस पड़ी, साथ ही एक थप्पड़ रसीद कर दिया शीरी के मुंह पर। शीरी इन सब के लिए तैयार नहीं थी, पीछे जा गिरी। नहीं मुमानी, प्लीज मेरी बात का यकीन करें, इब्रार भाई खुद आए थे मेरे पास, मैंने कुछ नहीं कहा। शीरी रोते हुए अपनी सफाइयां पेश करने लगी। समिया बेगम बालों से पकड़कर इसका मुंह ऊपर करते हुए बोली, अगर तुम इब्रार के आगे पीछे भी नजर आई तो तुम्हें यहीं जिंदा गाड़ दूंगी, आई समझ? चलो अब काम करो। इसका जोर से मुंह झटक कर समिया बेगम बाहर चली गई। शीरी फूट फूट कर रो दी। फिर आंसू पोंछती उठी और बर्तन धोने लग गई। अब तो उसे आदत हो गई थी ये सब सहने की। जजील शाह जैसे ही अपने ऑफिस आया तो सामने ही वो फाइल पड़ी थी। फाइल को देखते ही इसके लब खुद बखुद मुस्कुराया, जैसे वो बड़ी महारत से छुपा गया। फिर आहिस्ता से फाइल पकड़ी और फाइल को पढ़ना शुरू किया। जजील शाह ने जैसे फाइल खोला तो उसका सामने इसका नाम शीरी राना और साथ ही गली, घर, मकान नंबर, एरिया सब कुछ लिखा हुआ था। जजील शाह इसका नाम शीरी राना देखकर हल्का सा मुस्कुराया। तो मोहतरमा का नाम शीरी है, बल्कि बिल्कुल अपने जैसा ही नाम रखा है मेरी रपंजल ने।
سر ابھی وہ شیری اپنی رپنزل کے بارے میں سوچ ہی رہا تھا کہ عالم نے اسے اپنی طرف متوجہ کرتا ہے. جزیل شاہ جلدی سے اپنی مسکراہٹ چھپاتا ہے جیسے کوئی جرم کیا ہو اور عالم کی طرف دیکھتا ہے. ہاں جلدی بولو عالم. تاثرات ایک دم بدلے. اب مسکراہٹ کی جگہ سختی نے لے لی. سر وہ میڈم کے بارے میں ایک اور بات پتہ چلی ہے. جزیل شاہ نے ایک آئی برو اچکا کر دیکھا جسے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ اب کون سی انوکھی بات پتہ چلی. سر وہ میڈم کے اماں بابا کا انتقال ہو چکا ہے اور وہ اپنے ماموں کے گھر رہتی ہیں اور ان کے ماموں کا نام نذیر ہے. وسیم ملک کا چہیتا غلام اور وہی نذیر جس نے بس عالم یہ سننا تھا کہ جزیل شاہ کی آنکھوں میں خون کھولنے لگا. جزیل شاہ نے غصے میں لب بھینچے اور عالم کو ٹوکتے ہوئے کہا تم جا سکتے ہو یہاں سے. جی سر. عالم اپنے باس کو اچانک اتنے غصے میں دیکھ کر گھبرا گیا اور فوراً کمرے سے باہر نکل گیا. اب اس کمینی کو سزا دینے میں اور مزہ آئے گا. جزیل شاہ شیری کا معصوم سے رابطے کو اپنی آنکھوں کے سامنے کرتا حقارت سے بولا اب تیار ہو جاؤ رپنزل اس ناقابل برداشت سزا کے لیے جس کا جرم تم نے کیا ہی نہیں لیکن جسے تمہارے ماموں نے میری بہن اور ماں کو تڑپا تڑپا کر مارا ہے. ایسے ہی تمہاری لیے میں یہ زمین تنگ کر دوں گا. جزیل شاہ اپنی ٹیبل پر موجود سب اشیاء کو نیچے پھینکتے ہوئے بولا لیکن اس کا غصہ کسی صورت کم نہ ہو رہا تھا. شٹ. پھر جلدی سے سگریٹ کا کش لیتا باہر نکل گیا. خان بابا. جزیل شاہ جیسے ہی گھر آیا تو خان بابا کو آوازیں دینے لگا. جی بڑے صاحب میری ایک بلیک کافی جلدی سے کمرے میں بھجوا دیں اور ہاں آج میں کھانا نہیں کھاؤں گا. جی ٹھیک ہے بڑے صاحب. جزیل شاہ بابا کو حکم دیتا بڑے بڑے ڈگ بھرتا اپنے کمرے میں چلا گیا. جیسے ہی کمرے میں داخل ہوا تو کمرہ اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا. اس نے دیوار پر ہاتھ مارتے سوئچ آن کیا اور لائٹ آن کی. کمرہ کافی بڑا تھا. درمیان میں جہازی سائز کا بلیک مہنگی لکڑی سے بنا بیڈ تھا. پھر سائڈ پر صوفہ اور اسی کمرے میں لائبریری روم تھا. کمرے کا تھیم بھی بالکل کسی بلیک ہی تھا. سیم لائک اے ڈیول. اپنا کوٹ اتار کر بیڈ پر اچھالا پھر جلدی سے فریش ہونے کے لیے چلا گیا. تقریباً وہ شاور کے نیچے 1 گھنٹہ اپنا غصہ کم کرتا رہا پھر اپنے آپ کو کمپوز کرتا باہر آیا. بلیک ٹی شرٹ اور ساتھ ہی بلیک پینٹ پہنے بالوں سے ہلکے ہلکے پانی کے قطرے گر رہے تھے. کوئی مغرور شہزادہ لگ رہا تھا اور ہلکی ہلکی مونچھیں اسے اور حسین بنا رہی تھی. ایسے ہی تو نہیں اسے مغرور شہزادے کے مالک پر لڑکیاں مر مٹتی تھی. وہ بھی ٹاول سے اپنے بال خشک کر ہی رہا تھا کہ دروازہ ناک ہوتا ہے. یس کم ان. بڑے صاحب یہ آپ کی کافی. خان بابا کافی لا کر سائڈ ٹیبل پر رکھتا ہے اور جانے کے لیے مڑتا ہے. خان بابا اصلان شاہ نہیں آئے آبے گھر؟ نہیں بڑے صاحب ابھی چھوٹے صاحب گھر نہیں آئے. اوکے یو کین گو. ٹھیک ہے اب تم جا سکتے ہو. پھر جزیل شاہ کافی پکڑ کر باہر ٹیرس پر چلا گیا. شیری کو کام کرتے رات کے 10 بج چکے تھے. اوف اللہ ایک تو یہ کام بھی ختم نہیں ہوتے. ابھی سر بجدان کے اسائنمنٹ بھی ریڈی کرنی ہے. شیری دل میں بڑبڑاتی سب گھر والوں کے کپڑے استری کر رہی تھی. شیری بیٹا. نذیر احمد نے شیری کو آواز دی. جی ماموں. بیٹا میرے لیے 1 کپ چائے تو لے آؤ. جی ٹھیک ہے ماموں جان میں اس کپڑے استری کر کے ابھی لائی. شیری جلدی کپڑے استری کرنے لگی. شیری جلدی کپڑے استری کر رہی تھی کہ اس کا ہاتھ جل گیا اور سفید ہاتھوں پر جلنے کا نشان بہت واضح نظر آ رہا تھا. لیکن یہاں پرواہ کس کو تھی. اسے تو بس کام ختم کرنا تھا. کپڑے استری کر کے اسی طرح کچن میں گئی اور چائے بنانے لگی. دل کٹ رہا تھا اس کا. اس ماحول میں بس وہ راہ فرار چاہتی تھی. ان لوگوں کی نظروں سے اتنا دور چلے جانا چاہتی تھی کہ کوئی اسے ڈھونڈ نہ پائے. اکیلی تنہائی چاہتی تھی وہ لیکن یہ ناممکن تھا. چائے بنا کے وہ اپنے ماموں کو دینے کے لیے گئی جہاں اس کی مانی اس کے خلاف زہر اگل رہی تھی. اجی میں کہتی ہوں لڑکی کا دماغ بہت خراب ہو گیا ہے. کالج جا کے کوئی 2 ٹکے کا رشتہ دیکھو تو بیاہ دو. ایویں کہیں منہ کالا کر کے آ گئی تو کیا منہ دکھائیں گے ہم لوگوں کو. شیری جب چائے دینے کے لیے آئی تو اندر سے آتی آوازوں نے اس کے قدم روکے. پھر مشکل سے آنسو روکتی کڑوا گھوٹ پیتی اندر داخل ہوئی. ماموں جان آپ کی چائے. ہاں ٹھیک ہے یہاں رکھ دو. ماموں نے حکم دیا. سائڈ ٹیبل پر چائے رکھ کر وہ اپنے کمرے میں آ گئی اور پھوٹ کر رو دی. پھر اٹھی اور وضو کرتی باہر آ کر نماز پڑھنے لگی. سلام پھیرنے کے بعد جیسے ہی دعا کے لیے ہاتھ بلند کیے تو اللہ کے سامنے رو دی. اے اللہ آپ رحیم و کریم ہیں. آپ کرم کر دیں مجھ پہ اپنا. آپ جو امتحان لے رہے ہیں مجھے اپنے اس پہ ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ میں نے اپنا فیصلہ آپ پر چھوڑ دیا ہے. بے شک آپ بہتر انصاف کرنے والے ہیں. مجھے یقین ہے آپ جو کریں گے وہ میرے لیے بہترین ہوگا. لیکن مجھے یہ سب سہنے کی ہمت دیں. گلابی دوپٹے کے حالے میں اس کا چہرہ کسی 14ویں چاند کی مانند لگ رہا تھا. پھر دعا کرتی اٹھی اور ڈائری لے کر بیٹھ گئی اور دن کا گزرا وقت لکھنے لگی. اب تو وہ اپنی فیلنگز اپنے احساسات اپنے جذبات کسی کے سامنے شیئر بھی نہیں کرتی تھی. بس ڈائری میں لکھ کے یا اپنے اللہ کے سامنے رو کے اپنا دل ہلکا کر لیتی تھی. اسے کمزور نہیں بننا تھا کسی کے سامنے. وہ ایک مضبوط لڑکی تھی دنیا کے سامنے. ہر طرح بات کو برداشت کرنے والی. مسکرا کر بات کو ہوا میں اڑانے والی.
रात के 12 बज रहे थे जब अजलान शाह मेंशन में दाखिल हुआ। हर जगह सन्नाटा देख के चौंका, फिर खान बाबा को आवाजें देने लगा। खान बाबा खाना लगा दें, बहुत भूख लगी है। खान बाबा को कहता हुआ सोफे पर बैठ गया और मोबाइल इस्तेमाल करने लगा। अचानक याद आने पर खान बाबा को मुखातिब किया। खान बाबा, जी छोटे साहब। भाई कहाँ पर हैं? छोटे साहब वो अपने कमरे में हैं। ओके बस मैं 2 मिनट में आया। वो फिर फौरन से उठकर जजील शाह के कमरे में चला गया। जजील शाह अपने रूम में बैठा लैपटॉप पर कुछ काम कर रहा था कि दरवाजा खटकने पर चौंका। यस कम इन। असलान को देखकर इसके चेहरे पर नरमी आई, खिलकर मुस्कुराया। हे बेटी, हाउ आर यू? यस ब्रो, आई एम गुड। व्हाट अबाउट यू? हाँ मैं भी ठीक हूँ। तुम बताओ कैसे चल रही है तुम्हारी स्टडी? हाँ भाई ठीक चल रही है। गुड। जो पहले जो चेहरे पर नरमी थी अब सख्ती ने ले ली। अजलान शाह, पढ़ाई पर नो कॉम्प्रोमाइज। एंजॉय करो और खूब करो, लेकिन कोई भी ऐसा पंगा ना लेना जिससे तुम फंस जाओ। अंडरस्टैंड? हाँ हाँ मेरे प्यारे भाई, समझ गया हूँ। क्या भाई आप हर वक्त बच्चों जैसा ट्रीट करते रहते हैं? अब मैं बड़ा हो गया हूँ, अच्छी बुरी की समझ है मुझे। मैं आपको कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगा। यू डोंट वरी ब्रो। आई लव यू ब्रो। ओके अजलान, लव यू टू बडी। चलो जाओ, आप खाना खाओ और रात को जल्दी आया करो। इतना लेट बाहर रहना ठीक नहीं तुम्हारा, आई समझ? सुबह नाश्ते पर मुलाकात होती है। ओके ब्रो, गुड नाइट। ये कहता अजलान शाह बाहर चला गया। जजील शाह की आंखों के सामने एक दफा फिर वही मासूम चेहरा आया और लब खिलकर मुस्कुराया, लेकिन अचानक मुस्कुराहट की जगह गुस्से ने ले ली। अब देखना था इस जंग में शीरी राना की मोहब्बत जीतेगी या फिर जजील शाह का इंतकाम। हर तरफ गहमा गहमी थी। लड़कियां लड़के मिलकर डांस कर रहे थे। कुछ लोग शराब जैसी हराम चीज को नोश कर रहे थे। इन्हीं में से वसीम मलिक भी बैठा आया कि सारे रिकॉर्ड तोड़ कर गुलछड़े उड़ा रहा था। हाँ भाई, सड्डे का क्या बना? लड़कियां तैयार है ना जिनकी स्मगलिंग होनी है? जी मालिक, सब तैयार है, बस पुलिस का डर है। पुलिस हमारा अड्डा ढूंढ रही है, लेकिन आप फिक्र न करें, जिस जगह अड्डा है हमारा, इस जगह पुलिस तो दूर की बात, कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकेगा। वसीम मलिक के खास बंदे ने इसे इत्तला दी। फिर हर जगह कमीनगी वाले कह के गूंजे। अगली सुबह शीरी आज मामूल से पहले उठ गई। इसी वक्त से पहले आज यूनिवर्सिटी पहुंचना था। अपने बालों को जूड़ा बांधती फजर की नमाज अदा करने के लिए वजू करने के लिए वॉशरूम गई और वजू करके नमाज अदा करने लगी। सलाम फेर कर दुआ करने के लिए हाथ उठाए। या अल्लाह, मैं आपसे कुछ नहीं मांगती, बस इतना मजबूत बना दे मुझे कि मैं अपनी जात के लिए लड़ सकूं, ना उम्मीदी मेरे आसपास भी ना भटके। फिर दुआ करके उठी और थोड़ी देर के लिए बाहर लॉन में चली गई, जहां ताजा हवा में लंबा सांस लेना इसे अच्छा लगता था। ताजा हवा में लंबा सांस लेने से उसे लगता था जैसे आधी परेशानी उसकी खत्म हो गई। जसीम शाह रात लाइब्रेरी में बैठा वहीं सो गया। सुबह उसकी आंख जल्दी खुल गई तो जॉगिंग के लिए बाहर चला गया। बाहर की फ्रेश हवा और साथ महबूब का ख्याल इसे सरशार कर गया। रपुंज़ल, तुम जल्द ही मेरे पास होगी, मैं बहुत जल्द तुम्हें अपने पास ले आऊंगा, फिर हमारी अपनी दुनिया होगी। जजील शाह शीरी को सोचते हुए मुस्कुरा रहा था। फिर अचानक तासुरात बदले। अब मुस्कुराहट की जगह गुस्से ने ले ली। रपुंज़ल, तैयार हो जाओ जजील शाह के पिंजरे में हमेशा कैद होने के लिए। फिर वो उठता घर की तरफ रवाना हुआ। खान बाबा। जजील शाह जैसे ही जॉगिंग से आया खान बाबा को आवाजें लगाने लगा। बड़े साहब, मेरे लिए फ्रेश जूस लेकर आ जाएं जल्दी से। खान बाबा को हुक्म देता हुआ लाउंज में बैठ गया। ब्लैक ट्राउजर पहने, साथ ही ब्लैक टी शर्ट पहने बहुत प्यारा लग रहा था। 6 फीट से निकलता कद, चौड़ा कुशादा सीना, जिसम बेशक वो एक हुबरू नौजवान था और हर लड़की का दिल धड़का देने वाला मगरूर शहजादा। लेकिन जब मोहब्बत इश्क जुनून जिसको हो जाए तो बड़े बड़ों को, शहजादों को, बादशाहों को महबूब के दर का फकीर बना देती है। ये ली बड़े साहब जूस। खान बाबा ने जजील शाह को उसका जूस ला कर दिया। शुक्रिया खान बाबा, वो मुस्कुराया और खान बाबा ने दिल से ऐसे दुआ दी, दिल से कहा कि जजील शाह की ये मुस्कुराहट ऐसे ही इसके लबों पर रहे। खान बाबा, अजलान शाह नहीं उठा? नहीं छोटे साहब अभी नहीं उठे। खान बाबा जजील शाह को जवाब देता वहां से निकल गया। इतने में जजील शाह के फोन की बैल हुई। यस जजील शाह इज स्पीकिंग। सर, एक अहम खबर है। आलम ने फोन रिसीव होते ही जजील शाह को कहा। जजील शाह के तासुरात बदले। हाँ मैं सुन रहा हूँ सर, मुझे अपनी एक जरा से पता चला है कि वसीम मलिक आज या कल यानी बहुत जल्द बहुत सी लड़कियों की स्मगलिंग करने वाला है। इन्हें मुख्तलिफ ममालिक में बेचकर गलत काम करवाने के लिए आगे बेचेगा। लेकिन मसला ये कि वसीम मलिक को मंजर आम पर नहीं आ रहा और अपना अड्डा भी कहीं छुपा रखा है। जजील शाह जैसे जैसे ये सुन रहा था वैसे वैसे इसके तासुरात बदल रहे थे। गुस्से से रगें तन गई थी और इसने गुस्से से अपने लब खींच लिए। आला, मुझे इसके अड्डे का पता चाहिए आज ही, अंडरस्टैंड? जी सर, मैं कोशिश कर रहा हूँ। इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो हम वसीम मलिक जैसी बुराई का खात्मा जरूर करेंगे मुआशरे से। ओके, फिर फोन बंद करता जल्दी से उठा और फ्रेश होने के लिए चला गया।
آج اسے بہت اہم کام سر انجام دینے تھے. شیرین جلدی سے کام ختم کر کے یونیورسٹی سے نکلی. آج اسے ٹائم سے پہلے یونیورسٹی پہنچنا تھا. جیسے ہی یونیورسٹی کے گیٹ پر پہنچی ارم راستے میں ہی مل گئی. واو واٹ اے پلیزنٹ سرپرائز. آج تو محترمہ بہت جلد پہنچی ہے یونیورسٹی. لگتا ہے آج ممانی اٹھی نہیں اتنی جلدی. ارم نے شیرین کے آتے ہی اتنے سوالات کر دیے. یار ارم مجھے سکھ کا سانس تو لینے دو. ایک تو تمہاری زبان بہت چلتی ہے. شیرین نے اسے گھورا. ابھی سر وجدان کی کلاس میں ٹائم تھا تو وہ دونوں لائبریری چل دی. لائبریری روم میں وہ بیٹھ کر باتیں کرنے لگی اور ارم کی باتوں پر دونوں نے کہکا لگایا کہ اسی اسنا پیچھے سے کسی نے کہا ایکسکیوز می. وہ بھی باتیں کر ہی رہی تھی کہ ایک سینئر لڑکے نے ان کو ٹوکا. لڑکے کے بلانے پر دونوں نے ایک ساتھ اس کی طرف دیکھا. شیرین نے اس کی طرف دیکھ کر پھر نظریں جھکا لی اور ارم پر معاملہ چھوڑ دیا کہ وہی ان سب چونچلوں سے نمٹ لے گی. جی بولیں کیا بات ہے. ارم نے سینئر کے لڑکے کے آئی برو چکا کر پوچھا. محترمہ یہ لائبریری ہے. یہاں کے کچھ رولز ہیں آپ کو انہیں فالو کرنا چاہیے. یہاں سکون سے بیٹھ کر پڑھا جاتا ہے نہ کہ خوش گپیاں ماری جاتی ہیں. آپ کی وجہ سے سب ڈسٹرب ہو رہے ہیں. پلیز یا تو پڑھ لیں یا پھر باتیں کرنے کے لیے باہر چلی جائیں. اذلان شاہ نے ان دونوں کو ٹوکتے ہوئے کہا. ارم کے تو مان جیسے طوطے اڑ گئے. شیری کا بھی کچھ کم نہیں تھا حال ارم سے. آپ کا مطلب ہم سب کو ڈسٹرب کر رہے ہیں محترم. ارم نے اپنے دونوں کی طرف شیری اور اپنی طرف انگلی سے اشارہ کر کے ایک آئی برو چکا کر پوچھا. یس آپ دونوں ڈسٹرب کر رہے ہیں. اذلان شاہ نے مطمئن ہو کر جواب دیا. محترم ہم باتیں نہیں بلکہ اسٹڈی کو ہی ڈسکس کر رہے ہیں. اگر آپ اتنی ہی پڑھاکو بن رہے ہیں تو باہر جا کر پڑھ لیں. ارم نے منہ بنا کر کہا. شیری نے بھی اس کی ہاں میں ہاں ملائی. بالکل ہم یہاں اسٹڈی ہی کر رہے ہیں نہ کہ باتیں. شیری نے اسے مسکرا کر کہا. نہیں پھر کان خراب ہے نہ میرے جس میں مجھے کہیں کو اور خوشگپیوں کی آوازیں آ رہی ہیں. اذلان شاہ نے جھنجلا کر کہا. جی بالکل آپ کے کان ہی خراب ہیں جناب. ارم نے اس پر چوٹ کی. واہ واہ ایک تو چوری اوپر سے سینہ زوری. ایک تو لائبریری جیسی جگہ پر آپ کہہ کے لگا رہی ہیں پھر اپنی غلطی بھی نہیں مان رہی. مجھے سوری کہیں. اذلان شاہ نے سخت تاثرات میں کہا. کیا سوری وہ بھی تمہیں. ہاں جوک اچھا ہے. ارم نے اس کا مذاق اڑایا. دیکھیں آپ سوری کہہ رہی ہیں یا نہیں. اذلان شاہ نے تحمل سے پوچھا. جبکہ ارم کا مزاج تو اسے بہت غصہ دلا گیا تھا پر اپنے آپ کو کمپوز کیا کیونکہ اسے ہمیشہ عورت سے نیچی آواز میں بات کرنا سکھایا گیا تھا. اس کی طبیعت ہی ایسی کی گئی تھی. اس کے نزدیک مرد وہ نہیں جو عورت پر اپنا روب جمائے. مرد تو وہ ہے جو عورت سے تحمل اور عزت سے بات کرے. نہیں بلکہ نہیں. ہم کیوں معافی مانگے آپ سے. معافی ہے نا شیری. ارم نے شیری کو دیکھتے ہوئے کہا. شیری بیچاری کبھی اذلان شاہ کو دیکھ رہی تھی تو کبھی ارم کو. یار چھوڑو نا ارم کیوں بات کو بڑھا رہی ہو. میں مانگ لیتی ہوں معافی. ویسے بھی غلطی ہماری تھی. معافی مانگ کر ہم کون سا چھوٹے ہو جائیں گے. شیری نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا. چپ کرو تم. ہم کیوں معافی مانگیں. ایسے لڑکے بس لڑکیوں سے باتیں کرنے کے بہانے ڈھونڈتے ہیں. ابھی اذلان شاہ ان کی آپس میں گفتگو سن ہی رہا تھا کہ جھنجلا کر کہنے لگا. اوکے میں بھی لائبریرین کو آپ کی شکایت لگاتا ہوں تاکہ آپ کو جرمانہ بھی اور آئندہ سے لائبریری میں داخل بھی نہ ہونے دیا جائے. یہ کہتے ہی اذلان شاہ وہاں رکا نہیں اور لائبریرین کے پاس چلا گیا تاکہ اس بدتمیز لڑکی کی شکایت لگا سکے جو اپنی غلطی ہونے کے باوجود سینہ زوری کر رہی ہے. شیری نے جیسے ہی سنا تو اس کے آسان خطا ہو گئے. اس کے وہ بیچاری تو لائبریری سے ہی اپنا کورس مکمل کرتی تھی. مما نے تو کبھی بھی پیسے ہی نہیں دیے اس کو بکس کے لیے. نہیں پلیز آپ لائبریری کے پاس نہ جائیے گا. میں معافی مانگ لیتی ہوں اپنی دوست کی طرف سے. شیری جلدی سے اذلان شاہ کے پیچھے گئی. اذلان شاہ نے اس حجابی گرل کی طرف دیکھا جو بہت معصوم تھی. دیکھیں آئی ایم سوری. آپ لائبریرین کے پاس نہ جائیے گا. میں مانگ لیتی ہوں معافی. نہیں محترمہ آپ معافی نہ مانگیں. جس نے بدتمیزی کی ہے وہ معافی مانگے گی. اذلان شاہ نے ارم کی طرف دیکھتے ہوئے سخت تاثرات میں کہا. کیا تم نے مجھے بدتمیز کہا. خود کیا ہو الو کے پٹھے. ارم تو جیسے اس پر پھٹ پڑی. اوکے اٹس یور اون چوائس. میں لائبریرین کے پاس شکایت لگا دیتا ہوں. پھر یہ کہتا وہ وہاں سے چلا گیا. پلیز ارم یہ وقت بحث کا نہیں ہے. تم معافی مانگ لو میرے لیے. شیری نے معصوم شکل بنا کر اسے کہا تو ارم پگھل گئی اور ویسے بھی ارم کو اس کے حالات کا پتہ تھا تو اسی لیے معافی مانگنے کے لیے تیار ہو گئی. اوکے میں مانگ لیتی ہوں. تم پریشان نہ ہو. ارم نے اس کے گال تھپکاتے ہوئے کہا. لسن مسٹر ایکس وائی زیڈ. ارم نے اذلان شاہ کو بلاتے ہوئے کہا. اذلان پیچھے مڑ کر آئی برو چکائے جیسے پوچھنا چاہ رہا ہو کہ کیا مسئلہ ہے. آئی ایم سوری. ارم نے مشکل سے یہ الفاظ ادا کیے. اذلان شاہ کے لب مسکرائے جسے وہ بڑی مہارت سے چھپا گیا. کیا مجھے سنائی نہیں دیا. اذلان شاہ کو اب اس کو تنگ کرنے میں مزہ آ رہا تھا. ارم نے لب پیچھتے ہوئے کہا. آئی ایم سوری. اٹس اوکے. معاف کیا آپ کو مس. اذلان شاہ نے مسکرا کر جواب دیا. اس کی مسکراہٹ تو مانو ارم کو آگ لگ گئی. پھر دونوں وہاں سے غصے میں چل دی. سمجھتا کیا ہے خود کو. شیری اس نے مجھ سے معافی منگوائی. اگر تمہاری مجبوری نہ ہوتی تو قسم سے ایسا مزہ چکھاتی کہ یاد رکھتا.
बस कर दो अब इरम, क्या हो गया? माफी मांगकर कौन सा तुम छोटी हो गई हो? वैसे भी हमारी गलती थी, हम ही ऊंचा बोल रहे थे। चलो अब मुंह सही करो और आओ क्लास चलें। सर की क्लास शुरू होती है, उनमें में अभी 7 मिनट बाकी हैं। शीरी ने इसे रिलैक्स करते हुए कहा, देखना मैं इससे कैसा बदला लेती हूँ, याद रखिएगा। इरम गुस्से में वहां से पैर पटकती निकल गई और शीरी इसके पीछे भागने लगी। हाँ अहमद, सब काम तैयार है ना? अरमान मलिक ने अहमद को पूछा। हाँ अरमान, सब कुछ रेडी है, बस मौका देखकर हमें अपना काम सर अंजाम देना है। वेल डन। अब मजा आएगा बुलबुल के पर काटने में। मुझे थप्पड़ मारा था ना, इसी हाथ को मैंने अजियत ना दी तो कहना। ऐसी सजा दूंगा इसे खुद से नफरत हो जाएगी। दोनों के कहे कहे गूंजे। यार अरमान, मुझे भी थोड़ा हिस्सा मिलेगा ना? अहमद ने कमिंगी से आंख मारते हुए पूछा। हाँ बेबी, क्यों नहीं, मिलेगा तुम्हारा हिस्सा। इसे इस्तेमाल करके मैं ऐसे टिश्यू की तरह फेंक दूंगा, फिर तुम जितना मर्जी हिस्सा लेना। अरमान ने घटिया मुस्कुराहट लाते हुए कहा। वो मेरी यार, क्या बात है, अहमद ने इसका हिस्सा हौसला बढ़ाते हुए कहा।